हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा एग्जैक्टली क्या किया था कि वो जेवलिन इतना दूर जाके गिरा। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और यू कैन से मोशन इन प्लेन पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है, अभी तक नहीं देखा है, तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अदरवाइज आपको इस सेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू मोशन इन प्लेन। और आज हमारा स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को ही लेकर है। अब मैं एग्जैक्टली क्या चीज यहां पर बोलना चाहता हूं वो ये है कि यार, अगर हम किसी चीज को एक थीटा एंगल पर फेंकते हैं, उसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं, तो ऐसी क्या कंडीशन है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे और आई कैन से उसकी जो रेंज हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स कंसीडर अ ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर हमने एक पार्टिकल को अभी क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं विद सम इनिशियल स्पीड, एंड लेट्स से दैट इनिशियल स्पीड इज u, और इसे हम थीटा एंगल से ऐसा फेंक देंगे। u रफ्तार से थीटा एंगल पर इसे फेंक दिया जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ जाने वाला है और ऐसा जाकर वो यहां पर गिर जाएगा। इस मोशन के दौरान जो ये पार्टिकल x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है, दिस इज नोन एज रेंज। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन सो दैट हमारी ये जो रेंज हो, ये रेंज दोस्तों मैक्सिमाइज हो जाए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो दो तीन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए कि बेटा जो साइन थीटा होता है, इस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी। सेम फंडा कॉस थीटा के लिए वैलिड है। और साइन थीटा का ये जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये कब होता है? जब आप लोगों का एंगल एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाए? 90 डिग्री। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यू कैन से कि सर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। अब देखिए, सपोज मैंने एक सिंपल सा यहां पर चीज परफॉर्म करने की कोशिश की। मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना एंगल वेरी करवाते जा रहा हूं। जिस एंगल पर दोस्तों हम उस चीज को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिस एंगल पे हम उस चीज को फेंकने वाले हैं, वो एंगल हम वेरी करवाएंगे। और याद रखना, हमारी जो फेंकने की ताकत है वो हर बार सेम है। कहने का मतलब, जब मैं उस पार्टिकल को फेंकूंगा तो उस पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो हर बार सेम होगी। पार्टिकल की जो स्पीड होगी दोस्तों वो हर बार सेम होगी। तो सबसे पहले केस में मैंने क्या किया, पार्टिकल को एक छोटे से एंगल पर फेंक दिया। लेट्स से पार्टिकल को u स्पीड से फेंक रहे हैं, लेकिन यहां पे चूंकि एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ये यहां पे गिर जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एंगल को बढ़ाने की कोशिश की, और मैंने जैसे ही एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो ये पार्टिकल और ज्यादा दूर जाके गिरा। फिर उसके बाद हमने एंगल को और इंक्रीज किया। एंगल को और इंक्रीज करने पर हमने नोटिस किया इस बार कि आप लोगों का पार्टिकल और ज्यादा दूर जाके गिरा। अच्छा, अब क्या हुआ, अब फर्दर अगर एंगल और इंक्रीज करते हैं तो दोस्तों अब चीजें उल्टी होने लग गई। फर्दर एंगल इंक्रीज करने पर आप लोगों का पार्टिकल उतना ज्यादा दूर जाके नहीं गिरा, इनफैक्ट वो पास गिरा। और इससे ज्यादा मैं और एंगल को यदि अब इंक्रीज करता हूं तो मुझे वापस से क्या देखने को मिलेगा, फर्दर एंगल इंक्रीज करने पर फायदा नहीं हो रहा है, हमारी रेंज बढ़ने की बजाय घट गई। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जब भी हम किसी चीज को फेंक रहे हैं, जब भी हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जब एंगल बढ़ाते हैं तो वो दूर जाके गिरता है, उसकी रेंज भी इंक्रीज होती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक एंगल के बाद, अगर आपने एंगल उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो उसकी रेंज वापस से कम होने लगती है। तो हम इस चीज का रीजन जानना चाहते हैं मैथमेटिकल। और सबसे पहले तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि इन सारे केसेस में आप देखिए, ये वाला जो केस है बेटा, जब पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरा, इस केस में आप बोलेंगे कि सर जो रेंज है वो मैक्सिमम है, राइट? कैन आई से इन दिस केस आप लोगों का
जो रेंज होगा दोस्तों, वो रेंज कैसा होगा, वो रेंज मैक्सिमम होगा और हमें इसी रेंज को स्टडी करना है, किसकी क्या कंडीशन है, कब ये रेंज मैक्सिमम होती है। तो हम यहां एक बहुत सिंपल सा फंडा फॉलो करने वाले हैं। डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेंज? यस, रेंज का सीधा सीधा फॉर्मूला है दैट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहां पर आता है आपके पास साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। बहुत बेसिक और बहुत प्यारा यूनिक सा फॉर्मूला, रेंज हम ऑलरेडी जानते हैं दैट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम थीटा वेरी कर रहे हैं, थीटा को चेंज करवा रहे हैं। यू तो भाई हमारा सेम ही है, यू तो हमारा पूरे टाइम कांस्टेंट है, तो हम थीटा को वेरी करवा रहे हैं। अब अगर आप थीटा को वेरी करवा रहे हो तो आप मुझे बताइए, अगर आप रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेंज ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसके लिए आपको इस साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। अलग अलग एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू भी अलग अलग होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, राइट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलूंगा, जो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है, वो मैक्सिमम रेंज गाइस कितनी मिलेगी, दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू, आप बोलेंगे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होता है, तो मैंने यहां 1 पुट कर दिया, तो मुझे जो मैक्सिमम रेंज मिली वो डायरेक्टली कितनी मिल गई, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। सो गाइस दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। ये आपका मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला है। और ऐसा कब होगा, जब आपका ये जो साइन 2 थीटा है दोस्तों, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। अच्छा, अब अगर हम ये निकालना चाहें कि हमें अगर ये रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो हमें पता तो चल गया कि मैक्सिमम रेंज इतनी है, लेकिन वो एंगल क्या होना चाहिए जिस एंगल पे मैं उस पार्टिकल को फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम आ जाए। तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू 1 कब होता है दोस्तों, जब ये अंदर वाली जो चीज है ना, ये अंदर वाला एंगल आप लोगों का एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। इन दैट केस 2 कैंसिल करेगा 90 डिग्री को, तो आपको ये एंगल कितना मिलेगा, आपको बेटा ये एंगल जो मिलने वाला है, दिस एंगल वुड बी 45 डिग्री, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल आप लोगों का 45 डिग्री के इक्वल होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा, उस केस में आपकी जो रेंज होने वाली है दोस्तों, वो मैक्सिमम होने वाली है। यहां पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं एक चीज, कि मैंने उस पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, उसका साइज, उसकी हाइट नेग्लिजिबल है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज हमने आज के सेशन में जो सीखी वो ये सीखी, एक सिंपल सी चीज हमने सीखी कि अगर आपको एक पार्टिकल को मैक्सिमम दूरी पर फेंकना है, तो आप एंगल 45 डिग्री रखिए, तो आपकी रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और कितनी होगी मैक्सिमम रेंज, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो थोड़ा सा हम लोग मैथ्स और पढ़ेंगे और चीजों को आगे लेके जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक वेरिएशन बताना चाहता हूं साइन थीटा का, ध्यान से सुनना। आपको वैल्यूज तो बहुत अच्छे से पता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे साइन 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इज 1/2 बेसिकली, सो 1/2 बोले तो 0.5। साइन 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो साइन 60 डिग्री इज √3/2, √3/2। एंड √3 का जो वैल्यू होता है वो अराउंड 1.73 होता है, जिसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वो 0.8 के आसपास मिलेगा। फिर आप लोग साइन 90 डिग्री पर जाएंगे, तो साइन 90 डिग्री आप लोगों को 1 मिलने वाला है। फर्दर अगर आप और वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो आपको जरूरी नहीं है, साइन 120 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सो दैट इज √3/2, जो कि लगभग 0.8 होगा। अगर आप लोग साइन 135 या साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री भी दोस्तों 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। और साइन 180 डिग्री आप लोगों का 0 होता है। ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी चीज करनी है, एक छोटी सी चीज क्या करनी है, आप लोगों को ये बात एक ग्राफ के थ्रू मुझे समझानी है। लेट्स से मैं ग्राफ बनाता हूं साइन थीटा वर्सेस थीटा का, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अगर थीटा को वेरी करते हैं
तो हमारा साइन थीटा किस प्रकार वेरी करेगा ये हमें समझना है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, 0 से 180 डिग्री का वेरिएशन दिखा रहा हूं, बस देखना, ध्यान से सुनना। यार आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका स्टार्टिंग में आप यहां से लेकर यहां तक दोस्तों एक चीज नोटिस करिए, यहां से यहां आप एक ये चीज नोटिस करेंगे, जब आप लोगों का एंगल इंक्रीज कर रहा था, प्लीज पे अटेंशन, जब एंगल इंक्रीज कर रहा था 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज किया तो आपने ये नोटिस किया होगा कि साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। जैसे जैसे दोस्तों एंगल इंक्रीज कर रहा था 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था 0, 0.5, 0.8, 1। 90 डिग्री के बाद क्या हुआ, 90 डिग्री के बाद उल्टा काम होने लग गया। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज किया 90, 120, 150, 180, तो साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज करने लग गया। सो दैट इज 1, 0.8, 0.5, 0। इन दैट केस आप लोगों का साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है। सो अब यहां पे मैं इस चीज को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं एंगल को 0 से 90 तक वेरी करवाऊंगा, तो 0 से 90 डिग्री तक वेरी करवाने पर मेरा साइन थीटा का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड 0 से 90, क्लियरली यू कैन सी द साइन थीटा का वैल्यू इज इंक्रीजिंग, और 90 डिग्री पर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 1। नाउ आफ्टर 90 डिग्री उसका उल्टा होने लगेगा। फर्दर अगर आप एंगल बढ़ाएंगे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल बढ़ाने पर साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वुड बी डिक्रीजिंग, और 180 पर आके एग्जैक्टली 0 हो जाती है। तो यार ये थोड़ी सी एक गणित है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पूरा भी इसका मैं ग्राफ आप लोगों को धीरे धीरे बनाना सिखा दूंगा, है ना। वैसे मैंने आप लोगों को प्ले विद ग्राफ्स में बताया था, जो हमारा एक सेशन था उसमें मैंने काफी सारे स्टैंडर्ड ग्राफ आप लोगों को सिखाए थे। एनीवेज, ये एक चीज हमें साइन थीटा का वेरिएशन याद रखना है 0 से 180 डिग्री तक। दूसरा साइन थीटा की एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, और वो क्या प्रॉपर्टी है कि साइन के अंदर कभी भी आप ऐसा देखिए 180 माइनस थीटा, तो वो पता है किसके इक्वल हो जाता है, वो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ध्यान से सुनना, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। बेसिक मैथ्स में आपको मैंने ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट को आप जरूर याद रखें कि साइन 180 माइनस थीटा सर हमेशा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। अब चाहे तो आप यहां पे देख भी सकते हैं, जैसे साइन 150 डिग्री है, एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट बता रहा हूं, तो साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं साइन 150 डिग्री को साइन 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, तो साइन 180 माइनस 30 आप लोगों का साइन 30 के इक्वल हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि साइन 30 1/2 है, सो इसीलिए मैंने साइन 150 का वैल्यू 0.5 लिखा था। खैर एनीवेज, हम उतना अभी लफड़े में नहीं जाते हैं, हम तो बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रख लेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। अब यहां पर रेंज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। ऐसे कोई भी दो एंगल्स हो, सपोज आपने एक पार्टिकल को दो अलग अलग एंगल पर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक बारी आपने इसको कुछ थीटा वाला एंगल से फेंका, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा जाके यहां पे गिर गया। अगर आप इसको थीटा 1 एंगल पर फेंकते हैं, दूसरी बारी आपने क्या किया, इसको कुछ दूसरे एंगल पर फेंका, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा 2। सो सेकंड टाइम हमने इसको एक अलग एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, दैट एंगल इज थीटा 2। और मैंने ये नोटिस किया कि इस एंगल के लिए भी ये सेम रेंज पर आके गिर गया। मतलब दो एंगल्स के लिए रेंज सेम हो सकती है, लेकिन इन दोनों एंगल को एक छोटी सी चीज फॉलो करनी पड़ेगी, और वो ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो आप बिना सोचे समझे क्या बोलेंगे, इन दोनों की रेंज सेम होगी। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, या मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकता हूं, ऐसे एंगल्स के लिए गाइज हमेशा जो रेंज होता है वो सेम होता है। तो आप लिखेंगे रेंज वुड बी सेम। रेंज फॉर, रीजन बता रहा हूं, डोंट वरी,
रेंज फॉर θ1 एंड θ2 वुड बी सेम। एग्जैक्टली इनके लिए बेटा जो रेंज होने वाला है वो सेम होने वाला है। सर अब हम ये बात कैसे मान लें? चलिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सपोज हम θ1 के लिए रेंज निकालते हैं, तो फॉर θ1 के लिए आप रेंज क्या बोलेंगे? आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है रेंज का। क्या फॉर्मूला है रेंज का? रेंज का फॉर्मूला है सर u² sin 2θ होता है, तो sin 2θ1 लिख लेते हैं हम, डिवाइडेड बाई हमने यहां पे g लिख दिया। ठीक है, कोई भी थीटा एंगल के लिए बच्चों जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g। तो दो अलग अलग एंगल्स है मेरे पास, एक बार मेरे पास है θ1 एंगल और एक बार मेरे पास है θ2 एंगल। तो θ1 एंगल के लिए मैंने रेंज ऐसा लिख दिया, तो मैं θ2 एंगल के लिए क्या लिख सकता हूं? फॉर θ2 कैन आई से जो रेंज होगा दिस विल बी इक्वल्स टू u² साइन के अंदर आप 2θ2 ले ले, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, डिवाइडेड बाई g कर दो। भाई जब θ1 था तो हमने θ1 लिया, तो θ2 के लिए θ2 ले लेते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। θ2 को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं? θ1 और θ2 दोनों का सम 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट θ2 इज इक्वल टू 90 के अंदर माइनस कर दो θ1। भाई इस वाले θ1 को यहां भेज दो तो 90 में से θ1 माइनस हो जाएगा। तो हम θ2 को यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? दिस इज u² साइन, और 2 तो है ही, साइन के अंदर अगर आप देखेंगे 2 तो है ही, लेकिन इस θ2 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस θ1। तो θ2 की जगह हमने लिख लिया दोस्तों 90 माइनस θ1, एंड इस चीज को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं किससे? g से। चलिए अब इसको वापस अगर हम देखें, सो दिस इज इक्वल्स टू u² एंड साइन को अंदर 2 भेज दीजिए, 2 अंदर भेज देंगे, 2 इंटू 90 इज 180 माइनस इस 2 को अंदर भेजेंगे, सो 2 θ1 एंड डिवाइडेड बाई g। एंड मैंने आप लोगों को जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी दोस्तों कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए बोल सकते हैं कि हमारी जो रेंज होगी दिस इज u², साइन 180 में से 2θ माइनस कर रहे हैं, सो दिस विल बी कितना? दिस विल बी साइन 2θ1, दिस विल बी साइन 2θ1, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं g से। अब आप इस वाली रेंज का कंपैरिजन कीजिए, आप इस वाली रेंज का कंपैरिजन कीजिए इससे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोस्तों दोनों केसेस के लिए जो रेंज है वो सेम आ रही है, क्योंकि इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन 2θ का वैल्यू सेम होगा। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उनके लिए साइन 2θ का वैल्यू सेम आएगा। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकल पूरा प्रूफ बता दिया है। आप अब मैथ्स को गोली मारिए और आप एक सिंपल से इस लॉजिक पर जाना कि भाई साहब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, 2 पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे सीखे रेंज के रिलेटेड। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है दोस्तों तो उनके लिए रेंज सेम होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात आप बोलेंगे जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा उस केस में 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम होगी। अब देखिए मजे आएंगे। अब हो क्या रहा था, मैं आपको यहां पे एक सिंपल सी चीज फील करवाता हूं। सपोज हम क्या करते हैं, जो चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, धीरे धीरे हम लोग एंगल को इंक्रीज करेंगे और रेंज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने 30 डिग्री पर मैंने धीरे धीरे एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। पहले मैंने एंगल बहुत छोटा सा रखा तो ये पार्टिकल यहीं पर आके गिर जाएगा। फिर मैंने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो पार्टिकल और आगे जाएगा। फिर मैंने एंगल को और बढ़ाया तो पार्टिकल और आगे जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद फिर मैंने बोला था अब ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का रेंज कम होने लगेगा, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और कम होने लगेगा। ऐसा हुआ क्यों? रीजन देखते हैं। मान लीजिए आपने सबसे पहले थीटा डिग्री पर फेंका। अब अगर आप 30 डिग्री पर अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो वो कुछ इस प्रकार जाएगा और वो यहां के गिर जाएगा। फिर आपने बोला कि सर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका एंगल बढ़ाते हैं और कितना करते हैं, 45 डिग्री। अब आपने यदि इसको 45 डिग्री पर फेंक दिया दोस्तों, तो आप मुझे खुद बताओ, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 45 डिग्री पर जो आपको रेंज मिलने वाली है वो मैक्सिमम मिलने वाली है, तो आपका रेंज बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे आप 0 से लेकर 45 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है, इसका रीजन भी आप देख लें, क्योंकि आपका रेंज का जो फॉर्मूला है ये है u स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो दोस्तों आपको पता है ना कि साइन थीटा इंक्रीज करता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, साइन थीटा इंक्रीज करता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो जब आप 0 डालेंगे तो 0 से अगर आप थीटा 45 डालेंगे तो यहां पे हमारे साइन के अंदर थीटा नहीं है, हमारे साइन के अंदर 2 थीटा है। तो आप अगर थीटा को 45 डालोगे तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स जब मैं अपने एंगल को वेरी करवाता हूं 0 से लेकर 45 डिग्री तक दोस्तों, तो हमारा रेंज बढ़ जाएगा। थीटा को अगर हम वेरी कराते हैं 0 से लेकर 45 डिग्री, उस केस में हमारा रेंज बढ़ता है, ठीक है। 45 डिग्री पर ये 3 पॉइंट्स बस ध्यान रखने हैं। 45 डिग्री पर हमें जो रेंज मिलता है वो रेंज मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि 45 जैसे ही आप अंदर डालेंगे 2 थीटा, तो थीटा इंटू 45 90 हो गया। और 90 के बाद मैंने आपको यहां पे लिखवाया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 90 के बाद साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। 0 से 90 डिग्री साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है और 90 डिग्री के बाद साइन थीटा का वैल्यू कम होता है। तो जब हम थीटा 45 डालते हैं तो 2 भी अंदर बैठा है, वो 90 बना देगा। फर्दर अगर आप अब एंगल को बढ़ाएंगे 45 से, अगर आप ज्यादा एंगल करेंगे तो आपकी रेंज वापस से कम होने लग जाएगी, ठीक है। अब आपकी रेंज दोस्तों वापस से डिक्रीज होने लग जाएगी। तो एग्जांपल के लिए लेट्स से आप लोगों ने 30 डिग्री पे फेंका तो आपको ये वाली रेंज मिली, 45 डिग्री पर फेंका तो ये वाली रेंज मिली। लेट्स से हम इसको अगर 60 डिग्री पर फेंके तो क्या होगा यार, अगर 60 डिग्री पर फेंकेंगे दोस्तों तो आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। 60 डिग्री पर फेंकने पर इसकी रेंज एग्जैक्टली 30 डिग्री वाले पर आके ये गिर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर दो एंगल्स जिनका सम दोस्तों कितना है 90 डिग्री, उनके लिए रेंज सेम होती है, उनके लिए रेंज सेम होती है। तो जो 30 डिग्री पर रेंज थी, सेम रेंज आपको 60 डिग्री पर मिलेगी, और आपकी जो मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है वो रेंज आपको मिलने वाली है 45 डिग्री पर। सो दैट रेंज मैक्सिमम वुड बी फॉर 45। इनफैक्ट हम ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना, रेंज का। तो वो ग्राफ आपका पहले तो रेंज बढ़ता हुआ जाएगा, आपका रेंज बढ़ता हुआ जाएगा, मैक्सिमम होगा 45 डिग्री पर, और फिर आपकी रेंज कम हो जाएगी। सो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। किसके वर्सेस किसका ग्राफ बना रहे हैं हम? ग्राफ बना रहे हैं रेंज वर्सेस एंगल का। तो रेंज वर्सेस एंगल का दोस्तों ऐसा ग्राफ बनेगा। वैल्यूज में पुट कर दूं, कब होती है ये रेंज मैक्सिमम? ये रेंज मैक्सिमम सर 45 डिग्री पर होती है, क्योंकि जब 45 डालते हैं अंदर 2 है तो वो 90 हो जाता है, और साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। और क्या वैल्यू है इस मैक्सिमम रेंज की? सो यू नो वेरी वेल, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो मैक्सिमम रेंज आप लोगों ने जो मिलने वाला है दैट वुड बी कितना? दैट वुड बी u स्क्वायर बाई जी। सो गाइज दिस इज द रिजल्ट, एंड यू हैव टू कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिजल्ट भूलना नहीं है। तो भाई मैं आज के बाद आपसे कभी भी पूछूं कि मुझे रेंज मैक्सिमाइज करनी है, तो आप बोलना 45 डिग्री पर। और ऐसे दो एंगल्स दोस्तों जिनका सम 90 डिग्री हो, याद रखिएगा, उनके लिए जो रेंज होती है वो इक्वल होती है। इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि अभी हमें कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आसान है, इजी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब पहले तो समझ लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब आप सिंपल सा ये समझिए, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो जब आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल स्पीड u से थीटा एंगल पर, तो वो डेफिनेटली एक पाथ फॉलो करता है, एक सर्टेन पाथ फॉलो करता है इनफैक्ट, ठीक है। तो मैंने लेट्स से इसको u वेलोसिटी से फेंक दिया है यहाँ पे, एंड एंगल इज गिवन टू अस, दैट एंगल इज थीटा। तो आप इसको अगर u से फेंकोगे थीटा एंगल पर, तो ये एक सर्टेन पाथ फॉलो करते हुए यहां पर आके गिर जाएगा। तो इसकी कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगी ना। मान लीजिए हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। सर आपका मतलब क्या है? इक्वेशन बोलने से आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों,
मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन आपको बताई गई है, ऐसी होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ हो तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसका इक्वेशन आप लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वहीं पर आपके पास कोई परफेक्ट अगर सर्किल होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो फॉर डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं और हर एक इक्वेशन एक शेप को डिस्क्राइब करती है। तो अब हम यहां पे हम उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी इन द सेंस हमें ये शेप तो पता है कि सर ऐसा कुछ होता है ना, पैराबोला जैसा कुछ तो होता है, बट नाउ द पॉइंट इज इसकी इक्वेशन क्या है। तो मतलब अगर ये 0,0 है और कोई भी पॉइंट हम यहां पे मान ले, लेट्स से यहां से हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ठीक है, 0,0 से हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा आगे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। तो सपोज मैं कितना आगे आ गया, तो यहां से यहां चलने पर दोस्तों लेट्स से हम x डिस्टेंस आगे आ गए और नीचे से हम ऊपर कितना चले गए, तो नीचे से ऊपर मान लीजिए कि हम y डिस्टेंस ऊपर चले गए। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल सकता हूं दिस कोऑर्डिनेट इज x, y। सो नाउ आई नीड अ रिलेशन, मुझे एक रिलेशन चाहिए x और y के बीच में। व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, और उस रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ट्रेजेक्ट्री मतलब ये शेप, ट्रेजेक्ट्री मतलब ये पाथ जो इसने ट्रेवल किया, इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। देखिए अब कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ, ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u थीटा एंगल पर, इसके दो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आप जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, दैट वुड बी u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी u sin थीटा। सही बोल रहा हूं भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, मैं एक सेकेंड के लिए भूल जाता हूं y डायरेक्शन के मोशन को, हम केवल और केवल x डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करके बोलते हैं कि यार सपोज इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में टाइम t लग गया। बेटा हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, मे बी 1 सेकेंड लगा हो या 2 सेकेंड लगा हो या 3 सेकेंड लगा हो, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम। हमने मान लिया कुछ तो t टाइम लग गया। तो अब आप मुझे बताइए कि t टाइम में ये पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना आगे चले जाएगा। चूंकि हम लोग अब डिस्कशन x डायरेक्शन का कर रहे हैं तो भाई जायज सी बात है हम x डायरेक्शन के पास ही चलते हैं पूछने के लिए, बाकी किसी से क्यों पूछेंगे यार, x डायरेक्शन से पूछते हैं। तो हम अगर x डायरेक्शन में जाते हैं तो x डायरेक्शन क्या बोलती है, x डायरेक्शन बोलती है कि भाई साहब टाइम 0 पे मैं चलना स्टार्ट किया था पार्टिकल, और कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था, u cos थीटा से, एंड लेट्स से दिस टाइम इज इक्वल टू 0, दिस टाइम इज इक्वल टू 0, और ये चलता गया कांस्टेंट रफ्तार से। टाइम t बाद ये कहीं ना कहीं तो यहां पे पहुंच जाएगा, टाइम t बाद कहीं ना कहीं तो यहां पे पहुंच जाएगा, और इसकी रफ्तार तो सेम ही रहेगी, वो तो u cos थीटा ही रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। ये तो सबसे मेन मुद्दे की बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब आप ये समझो, अगर आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो आपने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हमने नाम दे दिया x। यही तो हमने बोला था कि टाइम t में x डिस्टेंस आगे आ गया। चूंकि आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। हम डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आ रहा है, u cos थीटा से, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम। सो u cos थीटा से हम लोग t मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन की मदद से हमें पता चल गया कि x डायरेक्शन में कितना चला। अच्छा जी, मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अब हम y निकालते हैं। मैं ये निकालना चाहता हूं कि ये पार्टिकल t टाइम में कितना ऊपर चले जाएगा। What we want to find out is that कि ये पार्टिकल t टाइम में भाई साहब कितना ऊपर चला जाएगा, ये निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर अब हम y डायरेक्शन का डिस्कस करते हैं कि y डायरेक्शन में क्या हुआ।
तो वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये नीचे से चलता है कितनी रफ्तार से, यू साइन थीटा। पार्टिकल को नीचे से फेंका गया है, कितनी स्पीड से फेंका गया है, यू साइन थीटा से फेंका गया। बहुत अच्छे। कितने टाइम की बात हो रही थी, टाइम 0 की बात हो रही थी। यू साइन थीटा से फेंका गया, धीरे धीरे ये पार्टिकल ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच जाएगा। तो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ये ऊपर चला जाता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इसी चीज को तो हमने वाई बोला। तो सर कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पे कंटिन्यूसली वो रिटार्ड कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट इज -g। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, जो कि बोलती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन लगा देते हैं वाई डायरेक्शन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा y में, दैट इज इक्वल्स टू u, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u sin theta into time is t, acceleration is -g, so that is -g/2t square। ठीक है, सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप बड़े ध्यान से देखें दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या दिखाई देगा कि आपने टाइम की टर्म्स में, x की टर्म्स में आपने टाइम की टर्म्स में आपने x भी निकाल लिया और टाइम की टर्म्स में आपने y भी निकाल लिया। अब काम हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब इस शेप का इक्वेशन निकालना है, दैट मींस x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं पिछली स्लाइड में, उनको मैं वापस से यहां पे लिख लेता हूं। हमने x किसके इक्वल लिखा, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और y में हमने जो इक्वेशन लिखी वो हमारी इक्वेशन आई थी, दैट इज y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस g/2 t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दीज आर द टू इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस में आप देखेंगे तो आपको 3 वेरिएबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन है वो 3 वेरिएबल्स मैं बताता हूं। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी कर रहे हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं दोस्तों, एक x है, एक y है और एक t है। सर कैसे वेरी कर रहे हैं भाई, टाइम तो हमेशा वेरिएबल है, टाइम तो रुकता नहीं है, राइट। टाइम तो रुकता नहीं है, जैसे जैसे ये मोशन होगा मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो पार्टिकल आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का यही तो मतलब हुआ। तो यदि वो आगे जा रहा है मतलब उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और वो ऊपर भी जा रहा है मतलब उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन हमें रिलेशन x और y में चाहिए। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है टाइम, ये यूजलेस है, हमें ये चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं। हमें इक्वेशन और x और y में चाहिए, सो दिस इज यूजलेस। तो हम यूजलेस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, उस चीज को हम हटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैं t को किसके इक्वल बोल सकता हूं, आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 जो टाइम होगा दोस्तों, वो टाइम किसके इक्वल होगा, दैट टाइम t वुड बी इक्वल्स टू x में डिवाइड कर दीजिए, क्या डिवाइड कर दीजिए, u cos थीटा। तो हमारा टाइम इस चीज के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज अगर हम लोगों ने लिख ली तो हम इस टाइम की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट दिस t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर में 3 बोल देता हूं। तो इस t का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 और 2 की मदद से, दो इक्वेशंस जिनकी हम हेल्प ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम एक बात बोल सकते हैं सर, y हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टाइम। और अब मैं टाइम की जगह ये हटा देता हूं बेटा, ये वैल्यू डाल देता हूं, है ना, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो टाइम की जगह हम क्या डाल देंगे, दैट इज x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। बहुत ही अच्छे। फर्दर क्या लिखा है, दैट इज माइनस g/2 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, दैट इज x अपॉन दोस्तों u cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को हमें बस सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू, देखिए u से u कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, और x तो है ही, x तो है ही।
u से u कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमें tan थीटा मिल गया, फर्दर माइनस g/2। यहां पे अगर हम देखेंगे सो दिस इज x का होल स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर लिख लीजिए। फर्दर अगर डिवीजन में देखेंगे तो नीचे u है, सो दिस वुड बी u स्क्वायर, और कॉस थीटा भी है, सो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और तमीज से हम लिख सकते हैं, वी कैन फर्दर राइट इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू दिस इज x tan थीटा माइनस g/2 माइनस g/2, x स्क्वायर है, और एक काम करिए कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर आके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये तो एक्स स्क्वायर है ही, नीचे आपका यू स्क्वायर बच गया। सो फाइनली गाइस दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसके ऊपर डायरेक्टली ये कहां पूछी जा सकती है मैं बता देता हूं। नीट में अगर ये पूछी गई, दो पॉसिबिलिटीज हैं। नीट में ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछी जाएगी, और आपके स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन के फॉर्मेट में पूछी जाएगी कि भैया हमें ये पूरा का पूरा इक्वेशन डिराइव करिए। एक फेवरेट सवाल होता है, और वो भी बड़े नंबर का देते हैं, 5 नंबर का देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रटना कुछ नहीं है। क्या ये इक्वेशन याद रखनी है? अनफॉर्चुनेटली याद रखनी है। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा है बोलते हुए कि आपको याद रखनी चाहिए, पर अगर ये एग्जाम में आ गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको याद होगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। सर याद कैसे करें? विद प्रैक्टिस। एक लॉजिक मैं आपको जरूर बता सकता हूं, आई होप यू रिमेंबर दैट, कि मैंने आपको बताया था कभी भी हमारे पास एक ऐसा पैराबोला हो जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है तो उसकी इक्वेशन होती है दोस्तों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कोई एक ऐसा पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो पैराबोला होता है ना, वो एक स्पेसिफिक शेप होती है, ऐसी स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कहीं ना कहीं पैराबोला जैसा ही तो है। पैराबोला को थोड़ा सा पकड़ के ऐसे चौड़ा दो, ठीक है, इस वाले पैराबोला को पकड़ के ऐसा थोड़ा सा लंबा कर दीजिए तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी इसी की जैसी होगी, और आपने अगर नोटिस किया तो इसी की जैसी है, क्योंकि यहाँ पे y है इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो टर्म था एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। वो अलग बात है कि उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर है दोस्तों। और वो जो कांस्टेंट है वो आप लोग याद रख सकते हैं, क्या है वो कांस्टेंट? g sec स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर। सो दोस कांस्टेंट आर g sec स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर। तो एक टर्म तो ये तो सीधे सीधे याद हो गया, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। हाँ, एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, एंड दैट एक्स्ट्रा टर्म इज x tan थीटा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा कि याद रखो, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज यार नीट में जब एमसीक्यू दिया जाएगा आप अटक जाओगे, आपको चमकेगा ही नहीं, आपको फील ही नहीं आएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फाइन, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये डिस्कशन क्लियर है, और ये डिस्कशन क्लियर है तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोगों ने रेंज के बारे में सीखा, फिर हमने देखा कि जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, तो उस पाथ की इक्वेशन क्या होती है वो इक्वेशन हम लोगों ने समझ ली। अच्छा, न्यूमेरिकल हम इनके साथ सारे को एक साथ ही लगाएंगे। अब एक स्पेसिफिक केस है, नॉर्मली क्या होता है, जो हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। नॉर्मली हम पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट करते हैं वो ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि आपने एक बिल्डिंग से, समझिएगा, आपने क्या किया दोस्तों, एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। आपने एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। हालांकि इसे काफी सारी बुक्स में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलकर भी पढ़ाया जाता है, पर मुझे वो चीज पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा इसको कुछ स्पेसिफिकेशन देना नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो h हाइट की बिल्डिंग से मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल को u स्पीड से हॉरिजॉन्टली आगे थ्रो कर दिया, एंड लेट्स से द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज स्मॉल h। लेट्स कंसीडर द हाइट ऑफ बिल्डिंग एज स्मॉल h। बिल्डिंग का हाइट हमने स्मॉल h मान लिया। तो अगर आपने इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली आगे फेंका है
तो ये कुछ इस प्रकार जाने वाला है और ऐसा आगे आके गिर जाएगा भाई। सिंपल सी चीज है, सीधा सीधा ये ऐसे जाएगा और आगे आके कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर जाएगा। अब मुझे इस यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ कुछ चीजें स्टडी करनी है कि ये जो बॉडी है ये इस बिल्डिंग से कितना दूर आके गिरेगी, इसको कितना टाइम लगेगा, और जब ये नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, फलाना दिमका एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मुझे एक बात बताइए, आप इस बात से तो सहमत है ना, जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा था तो उस दौरान केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा था और वो लग रहा था वाई डायरेक्शन में, दैट इज mg। वो लग रहा था दोस्तों वाई डायरेक्शन में एंड दैट इज mg, जो कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है। तो अगर आपके मोशन के दौरान केवल एक ही फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो उसका मतलब है कि आपका उस फोर्स का प्रभाव वाई डायरेक्शन में ही आएगा, एक्स डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इसकी एक्स डायरेक्शन की जो स्पीड रहने वाली है वो हमेशा सेम रहने वाली है। इस मोशन को अगर हमें स्टडी करना है तो हम इसको दो में तो डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसे दो डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो देखिए हम बोलते हैं कि यार एक्स डायरेक्शन को अलग से स्टडी कर लेंगे और वाई डायरेक्शन को अलग से स्टडी कर लेंगे। यही फंडा है अपना पढ़ने का, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ही हमने ऐसे पढ़ा है यार। तो हम एक्स डायरेक्शन को अलग से स्टडी करेंगे और वाई डायरेक्शन को अलग से, पर लाइन जो है हमारी सीधी नहीं बन रही है तो उसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं है। चलिए अब मैं अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि मैंने इसको जब ऊपर से फेंका है ना, तो हॉरिजॉन्टली फेंका यू स्पीड से, तो इसकी इनिशियल एक्स डायरेक्शन में यू स्पीड थी और मैं बोलूंगा कि सर एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो एक्स में एक्सेलरेशन 0 होगा जैसा हर बार होता है। तो एक्स की ये जो रफ्तार है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है गाइज, ये हमेशा सेम होगी, ये हमेशा सेम होगी। बहुत अच्छे। अब वहीं पर अगर हम वाई डायरेक्शन में सिचुएशन को एनालाइज करें, सो अगेन देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। वाई में आप बड़े ध्यान से देखो, इनिशियली उसके पास जो भी वेलोसिटी थी दोस्तों, इनिशियली उसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो एक्स डायरेक्शन में ही थी, वो एक्स डायरेक्शन में ही थी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं इनिशियली उसके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं है भाई? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इनिशियली उसके पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है? क्योंकि आपने तो प्योर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। यस, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम वाई की नजरों से देखें तो हम बोलेंगे कि इसी चीज को ऊपर से बस रिलीज कर दिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, ना तो ऊपर की तरफ थी ना नीचे की तरफ थी। एक्स डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। अब जैसे ही नीचे इसको रिलीज कर दिया, ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी लगेगी तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ेगी और फाइनली ये ग्राउंड पर आकर गिर जाएगा। इन दोनों मोशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये मोशन दिखना चाहिए। कौन से दो मोशन? कि कोई एक चीज को रिलीज कर दो, रिलीज करने पर वो चीज ऊपर से कहां आती है, नीचे, और धीरे धीरे वाई डायरेक्शन की स्पीड बढ़ेगी और एक्स डायरेक्शन में स्पीड रहेगा कांस्टेंट। तो भाई साहब, अब मैं थोड़ी सी देर बाद अगर आपको बोलूं, इस इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो इसका पार्टिकल का अगर वेलोसिटी देखा जाए तो ऐसा कुछ होगा, टेढ़ा वेलोसिटी। एग्री कर रहे हैं? दिस विल बी द वेलोसिटी। और थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस वुड बी द वेलोसिटी। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। किसी भी इंस्टेंट पर इस वेलोसिटी के अगर आप दो कंपोनेंट करें तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। अगर ये पहले u था तो अभी भी u है। ग्रेविटी कंटिन्यूसली नीचे लग रही है, दैट इज द रीजन अगर आप वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की तरफ देखें तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां आ जाएगा। इसके फर्दर अगर आप दो कंपोनेंट्स करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, दैट वुड बी u ओनली, बट वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सो यू कैन ऑल्सो सी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। पहले इसको मैंने छोटा सा बनाया, थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया,
और थोड़ी देर बाद इसको दोस्तों हमने और बड़ा कर दिया, धीरे धीरे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा। सो दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ, यू कैन से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस वर्ड से मुझे न जाने क्यों चिढ़ है, मैं तो जस्ट ये बोलता हूं कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया एक h हाइट की बिल्डिंग से, दैट्स इट। चलिए अब इसमें हम कुछ कुछ चीजें निकालना चाहते हैं कि ये यहां से यहां कितने समय में आएगा, जब यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कितने एंगल पर ये ग्राउंड पर गिरेगा, कितना इसका रेंज होने वाला है। तो ये सारे डिस्कशन हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो भाई आ जाओ, सबसे पहली चीज तो हम टाइम के ऊपर आते हैं। तो डायग्राम बनाना यहाँ पे सबसे पहले बेसिक काम है। तो भाई h हाइट की बिल्डिंग से हम एक पार्टिकल को करने वाले हैं प्रोजेक्ट, और वो पार्टिकल सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली आगे जाने वाला है। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट कि आपने इसको तो यहां से फेंक दिया u से, तो ये यहां से यहां कितने टाइम में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, व्हाट वुड बी द टाइम। तो यार आपको हाइट दी हुई है बिल्डिंग की h। अब आप मुझे ये बात बताइए कि आप कितनी टाइम हवा में रहते हैं, ये कौन से डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सीखा था दोस्तों। ये कौन से डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये वाई डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस मोशन को भूल जाऊं और केवल हम वो वाली चश्मा पहन ले जिसमें एक आंख बंद करने पर हमें एक्स डायरेक्शन का दिखता है और एक आंख बंद करने पर हमें केवल वाई डायरेक्शन का दिखता है, दोनों बंद कर ली तो भाई कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो इधर अगर हम इसे देखें ध्यान से तो बेटा होगा क्या, वाई डायरेक्शन में अगर हम डिस्कस करें तो आपको मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, चूंकि आप इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वाई में इसका इनिशियल कंपोनेंट 0 होगा। इनिशियली अगर वाई की नजरों से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और अब ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा, और इस पूरे मोशन में इसने h हाइट ऊपर से ये नीचे आ गया। तो मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 यूज करना चाहूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है दैट s इज इक्वल टू सर ut प्लस हाफ at²। बहुत अच्छे। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो दोस्तों आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो नेगेटिव होना चाहिए, और ये ऊपर से नीचे आने में कितना चल चुका है वाई डायरेक्शन में, सो दैट इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकता हूं, -h बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी, गलती से ये वाला u मत लिख देना क्योंकि हम अभी स्पेसिफिकली वाई डायरेक्शन के मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो x को बीच में मत घुसाओ, पूरा का पूरा ध्यान वाई डायरेक्शन में रहना चाहिए, वाई को x से कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई की ही लिखनी है जो कि 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, सो दैट इज -g इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज t²। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 इधर जाएगा, सो दिस इज 2h इज इक्वल टू g, t²। g को नीचे ले लें तो आपको मिलेगा 2h डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू t²। अंडर रूट ले लीजिए तो t आप लोगों के पास आ गया, कितना आ गया, दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। आप लोगों का t निकल कर आ गया दोस्तों, फाइनली जो t निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, अंडर रूट 2h बाई g निकल कर आ गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर। दिस इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, यहां से लेकर यहां तक आने में इसको इतना समय लगेगा। इनफैक्ट मैं इस इंफॉर्मेशन को डायग्राम में भी मेंशन कर देता हूं। इस इंस्टेंट पर यदि मैं टाइम को 0 बोलता हूं तो जब ये यहां पहुंचने वाला होगा तो गाइज हम इस टाइम को कितना बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। ठीक है, चलो एक तो ये बात हो गया, ये हमारा पहला डिस्कशन हो गया, हमने ये निकाल लिया कि कितना टाइम इसे लगने वाला है। दूसरा डिस्कशन, इस ड्यूरेशन के दौरान, इस टाइम के दौरान ये पार्टिकल x डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आगे चल लेता है उसे हम रेंज बोल लेते हैं, उसे दोस्तों हम रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो अब मुझसे अगर कोई पूछे कि यार इसका रेंज कितना है, x डायरेक्शन में ये कितना आगे चल चुका है, तो आप क्या बोलेंगे, अब ये प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन की है। अगर आप रेंज निकालना चाहते हो दोस्तों तो ये x डायरेक्शन का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि हमें ये निकालना है कि पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना आगे चल लेता है।
तो मैं इसके वाई डायरेक्शन के मोशन को बेहतर होगा कि भूल जाऊं। और अगर मैं इसके वाई डायरेक्शन के मोशन को भूल जाता हूं तो मुझे एक्स में क्या दिखाई देगा, मुझे एक्स में दिखाई देगा आगे यू से जा रहा है, यू 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। एक्स में मुझे दिखाई देगा कि ये आगे दोस्तों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज यू, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज यू। आ रही बात समझ में? तो मुझे आगे ये एक कांस्टेंट रफ्तार से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, और वो जो रफ्तार होगी दोस्तों वो रफ्तार यू होगी। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है तो आप डिस्टेंस क्या बोलोगे? आप डिस्टेंस बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो सीधी सीधी सी बात है, मैं बोलता हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस चला है ये आप सीधा सीधा लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? सीधा सीधा स्पीड इनटू टाइम लगा दो। तो रेंज आप बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। मैं स्पीड कौन सी लूं? यहां पे हमें कौन सा स्पीड लेना चाहिए दोस्तों? चूंकि x का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x का ही स्पीड लेंगे, दैट इज u। और टाइम तो भाई साहब यहां से यहां आने में आपको कितना टाइम लगा, दैट वी ऑलरेडी नो, सो दैट इज √2h/g, दैट इज √2h/g। सो दिस इज द रेंज। क्या याद रखना है? नहीं याद रखना, नहीं याद रखना, ये आप अपने आप लॉजिकली निकाल सकते हैं। ये वाला रिजल्ट हालांकि मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में ही याद करवा दिया था, तो ये जरूर आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो बेटा सीधा सीधा ही निकल गया कि मुझे x डायरेक्शन का रेंज निकालना है, तो x डायरेक्शन का मैं डिस्टेंस कैसे लिखूंगा? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, एंड दैट्स इट। सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपको एक पैसे का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। होपफुली ये डिस्कशन सभी को क्लियर है। अब यहां पे अगला डिस्कशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो ये डिस्कशन है कि भाई साहब आपने तो उसको फेंक दिया, अब जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर आएगा तो कितने एंगल पर वो टकराने वाला है। एक सेकंड में डायग्राम बना देता हूं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी, तो आप उसे विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से ये पार्टिकल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं यहां तो टकराने वाला है, या आपने इसको हॉरिजॉन्टली यू से फेंक दिया। अब यू से फेंका तो ये कुछ इस प्रकार अपना मोशन करेगा, और इस प्रकार मोशन करते हुए, इस प्रकार मोशन करते हुए ग्राउंड को ये टकराएगा। अब जब ये ग्राउंड को टकराएगा भाई साहब, देखो ये ऐसा कुछ पाथ होगा, हालांकि इसका भी हम ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी? जब ये ग्राउंड को टकराएगा तो लेट्स से इसकी रफ्तार ऐसे कुछ होगी, ऐसे टेढ़ी होगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज ये एंगल कितना होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं ये एंगल कितना होगा जब वो ग्राउंड से टकराएगा। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और इनफैक्ट हमें ये भी बताना है कि ये स्पीड कितना होगा। भाई बढ़ रहा होगा स्पीड कंटिन्यूअसली, जब नीचे ग्रेविटी उसको खींच रही है, कोई चीज आपने ऊपर से फेंकी और वो चीज नीचे आ रही है, तो नीचे आते टाइम हर टाइम दोस्तों उसकी जो स्पीड होगी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। हर इंस्टेंट पे उसका जो रफ्तार होगा, उसकी जो स्पीड होगी बेटा वो बढ़ती जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो वो स्पीड कितनी होगी और कितने एंगल पे वो टकराएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज यहां पूछना चाहता हूं, और वो सिंपल सी चीज क्या है? वो सिंपल सी चीज ये है, डू यू फील जब ये यहां टकराएगा तो ऐसा टेढ़ा होगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सही बात है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिना सोचे समझे मैं यू बोल दूं क्या? अगर मैंने पहले इसको हॉरिजॉन्टली यू से फेंका है तो पूरे रास्ते में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, तो जब ये नीचे यहां आएगा तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही होगा और यू होगा। बचता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट निकल गया तो हमारा काम हो गया। अब आपको यदि वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो आप केवल और केवल वाई डायरेक्शन की तरफ जाओ। एक्स में क्यों जाना है भाई? एक्स में घुसने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल वाई डायरेक्शन के मोशन को अगर हम एनालाइज करें, सो वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट कि पार्टिकल को एच हाइट से फेंका गया है, लेकिन वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड तो सर 0 है। वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड तो 0 है, क्योंकि आपने इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टली फेंका था, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था। तो आई कैन से टाइम 0 पर इनिशियली दोस्तों वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 थी। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ये बताएं, जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। जब ये भाई साहब h डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जब ये ग्राउंड को टकराने वाला होगा तो यहां पे इसका स्पीड कितना होगा। तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो बेटा। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब ये ग्राउंड को टकराएगा व्हाट इज फाइनल स्पीड, दैट इज vy। तो आप यहां पे लिखेंगे दैट इज vy का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, इनिशियली तो रेस्ट पर है सो दैट इज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ है रिटार्ड करेगा सो दैट इज माइनस जी। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात तो आप देखें कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा एंड दैट वुड बी माइनस h। तो हम बोलेंगे सर vy स्क्वायर जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा सो दिस वुड बी 2gh, अंडर रूट ले लीजिए तो vy जो मिलेगा दैट इज अंडर रूट 2gh। ये रिजल्ट वैसे मैंने आपको पहले मोशन इन वन डायमेंशन में भी बोला था, याद कर लो, किसी चीज को रिलीज करते हो तो नीचे किस रफ्तार से आएगा। तो ये इसका y डायरेक्शन में इसकी इतनी स्पीड होगी जो कि हमें निकालनी थी। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि सर y डायरेक्शन में कितना स्पीड होगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे vy हम वहां से निकाल ही चुके हैं गाइस, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। रही बात एंगल निकालने की, सर ये थीटा क्या होगा, थोड़ा सा थीटा पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। तो भाई आप बहुत सिंपल वे में बोल सकते हो दोस्तों कि जो थीटा होगा, जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो अगर मैं देखूं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट vy है एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। इसको आप डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें पता ही है सो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u। इससे आप लोगों का tan थीटा निकल कर आ जाएगा। अगर आपका tan थीटा निकल कर आ गया तो भाई बात खत्म, tan थीटा निकल कर आ गया सो व्हाट डज इट मीन, tan थीटा आपने निकाल लिया दैट मींस भाई आपने थीटा निकाल लिया ना, आपका एंगल निकल गया, उसमें इतना कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। यही तो हमको निकालना था, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी और वो किस एंगल पे टकराएगा। तो ये दोस्तों मेजर डिस्कशन था हमारा किस चीज के ऊपर, अगर मैं एक h हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देता हूं तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट बीच बीच में हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे पिछले सेशन में। अब हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम एचसी वर्मा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एचसी वर्मा से मैंने सेलेक्ट किया है। एचसी वर्मा की अगर आप ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज, प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है दोस्तों उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। अच्छा, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे जो सवाल फ्रेम किया गया है वो पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल के एक्सेलरेशन से रिलेटेड फ्रेम किया गया है। तो एक बेहतर हम यहां पे काम करें, एक प्रोजेक्टाइल करता हुआ पार्टिकल का डायग्राम बना लेते हैं और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो भाई साहब पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऐसा कुछ था, थोड़ी देर बाद उसका वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कुछ इस प्रकार, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और फाइनली वो जहां से आया था मिट्टी में वहीं पर मिल जाएगा, ऐसा कुछ मोशन होगा। सो यू कैन सी क्लियरली यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट वी नो वेरी वेल जब एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसके पास उसके ऊपर लगने वाला केवल एक ही फोर्स होता है और वो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में लगता है। तो यदि वो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगता है तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में ही है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, वी नो वेरी वेल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये तो भाई साहब हमने वेलोसिटी बोल दी, इनिशियल वेलोसिटी u, ये v1 हो गई, ये v2 हो गई, टॉप पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है u cos थीटा और फिर
वापस से कुछ इस प्रकार आपकी अलग अलग वेलोसिटीज है। लेकिन आप पूरे मोशन के दौरान किसी भी इंस्टेंट पे देख लें, जो इंस्टेंट आपको अच्छा लगे, हर एक इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ही होगा जी। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड ओनली। अब यहां पे जो एचसी वर्मा में सवाल पूछा गया वो पूछा गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल का। वो सवाल पूछा गया दोस्तों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल का। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या था, तो पहले तो दोस्तों ये एक ऑब्ट्यूज एंगल था, पहले तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल था। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होता है, तो यहां पे एंगल 90 डिग्री हो गया। इस मोमेंट के बाद आप लोगों का जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन एक्यूट हो गया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल एक्यूट हो गया। तो इससे पहले एंगल ऑब्ट्यूज था, इससे पहले एंगल ऑब्ट्यूज था, 90 डिग्री से बड़ा था, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में एंगल आप लोगों का एक्यूट हो गया, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंड स्पेसिफिकली इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम अगर ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते ही चमक जाना चाहिए कौन सा सही है। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा तो परपेंडिकुलर नहीं है, कभी एक्यूट है कभी ऑब्ट्यूज है। इज नेवर परपेंडिकुलर, ये बात भी गलत है, हाईएस्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट, ये एब्सोल्युटली ट्रू है दोस्तों, केवल एक इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर होगा और वो इंस्टेंट कब होगा, जब आपका पार्टिकल प्रोजेक्टाइल वाला मैक्सिमम हाइट पर हो। क्लियर, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या बोला गया इन्होंने, अगेन दिस क्वेश्चन इज सेलेक्टेड फ्रॉम एचसीवी ओनली, है ना, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, बेसिक क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने यहां पे बोला द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। मतलब अगर आप एक पार्टिकल को 15 डिग्री से फेंकते हैं तो इसका रेंज 50 मीटर होगा, ठीक है। अगर एक पार्टिकल को आप 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो 50 मीटर की दूरी पर वो गिरेगा। अब बोलते हैं कि इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, पहले अगर स्पीड u था, पहले अगर स्पीड u था दोस्तों तो बाद में भी स्पीड u है, लेकिन चेंज क्या किया, बाद में उन्होंने एंगल बदल दिया। बाद में उन्होंने बोला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। एंगल यदि 45 डिग्री होगा तो रेंज कितनी होगी, ये आपसे पूछा। एंगल यदि 45 डिग्री होगा तो रेंज कितनी होगी। तो आप देखिए पहले की जो रेंज गिवन है उसको यूज करते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। एग्री कर रहे हैं? तो यहां पे अगर हम रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज वी नो ऑलरेडी रेंज हमारी 50 है, तो 50 किसके इक्वल होगी, यू स्क्वायर के इक्वल होगी, डिवाइड इनटू साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा अगर मैं करूंगा, थीटा मेरा 15 डिग्री है, उसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 इंटू 2 मुझे 30 मिलेगा। सो दिस वुड बी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो डिवाइडेड बाई जी कर देते हैं भाई साहब। यहां से आपको यू स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। या फिर एक काम करिए आप, चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सो इसको फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं, जी यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 500 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 इज 1/2। इस 2 को भी यहां ले लो भाई साहब, इस 2 को भी यहां ले लोगे तो यू स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 500, सो दिस इज 1000। अब मुझे यहां रेंज निकालनी है 45 के लिए, सेम फॉर्मूला लगाता हूं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। आप ध्यान रखिए कि एंगल का डबल करना है, तो एंगल 45 है तो 45 का डबल करोगे तो 90, मैक्सिमम रेंज आएगी, डिवाइडेड बाई जी, दैट इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल टू, डू वी नो द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, यस वी नो द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर इज 1000, जिसको साइन 90 बोले तो 1 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल होगा तो आपको ये रेंज मिल जाएगी दोस्तों, दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। नाउ यू कैन मैच द ऑप्शन, तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सेलेक्ट किया गया है AIPMT 2012 का। क्या सवाल बोलता है, इन्होंने बोला द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो सबसे पहले तो हम सिचुएशन को थोड़ा सा अगर फील करें तो लेट्स कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे आपने लेट्स से यू स्पीड से फेंक दिया और वो पार्टिकल कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होकर आएगा एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो आप जो एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चले हो वो आपकी रेंज कहलाएगा, और वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट आपने अचीव करी है वो आपकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। और सवाल के अनुसार जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है, तो सीधा सीधा इक्वेट कर दीजिए। आप बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? यस, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी आपको याद है और इनडायरेक्टली भी मैंने बताया था कि कभी अगर रेंज निकालनी हो तो रेंज कौन से डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है? रेंज दोस्तों एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, और एक्स में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्स वाली स्पीड इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स वाली वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करिए, u और u स्क्वायर होके कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो यहां आपको मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड देखेंगे तो कॉस थीटा है और 2 तो यहां पर है ही, दैट इज 2 इंटू कॉस थीटा। फर्दर इस कॉस थीटा को नीचे ले जाइए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोगों ने मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 यहां आ जाएगा, सो दैट इज 4। यू नो वेरी वेल साइन अपॉन कॉस वी कैन राइट इट एज टेन थीटा। तो हमें मिल गया कि दोस्तों टेन थीटा जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हम बोल सकते हैं थीटा इज tan इनवर्स 4, राइट। अगर आपने यहां पे एक चीज नोटिस की, इस क्वेश्चन में कोई एसच स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं चेक किया गया, ना ही कोई इसमें कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक लगेगा। आपसे नीड बस ये इंश्योर करवाना चाह रहा था कि बेसिक चीजें आती हैं कि आपने फॉर्मूले याद किए हुए, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे अगेन AIPMT 2008 का क्वेश्चन क्या बोला गया? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड with velocity v making an angle of 45 डिग्री with the horizontal। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर। बहुत अच्छे, पार्टिकल ऐसे जाएगा और फाइनली ये नीचे लैंड हो जाएगा। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in momentum। जब ये पार्टिकल आप लोगों का इधर लैंड होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों सेम रफ्तार होती है v, तो आपको इस प्रोसेस में चेंज इन मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड के अंदर कितना चेंज आएगा, ठीक है, सॉरी मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लीजिए, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो कितना होगा? दैट इज v cos 45। वहीं पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, वो कितना होगा? v sin 45। वैल्यूज हम लोग बाद में पुट कर ही लेंगे। बाद में अगर आप देखें दोस्तों तो यहां पे अगर आप देखेंगे फाइनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, दैट वुड बी स्टिल v cos 45। वहीं पर अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन केवल और केवल चेंज करता है, सो दिस वुड बी स्टिल कितना? v sin 45 ओनली। एग्री कर रहे हैं? अब भाई साहब मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो आप इस बात को समझिए, मोमेंटम होता है आप लोगों का मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज हो नहीं रहा, मास तो सेम है आपकी। जब वेलोसिटी जिस हिसाब से चेंज होगी तो आपका मोमेंटम भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो आप सबसे पहली बात तो ये बोलोगे सर कि यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास हमारा चेंज होने वाला है नहीं। फिर आप दूसरी बात बोलेंगे सर एक्स को तो भूल जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि एक्स की तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, एक्स की तो वेलोसिटी सेम रहती है। सही बात है, वाई की चेंज होती है और वो भी केवल और केवल डायरेक्शन। तो वाई की अगर इनिशियल वेलोसिटी प्लस v sin 45 है तो फाइनल में माइनस v sin 45 बोलूंगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका नीचे हो गया, डायरेक्शन दोस्तों चेंज हो गया। तो y में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे? y में इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे प्लस v
साइन 45 और फाइनल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे माइनस v साइन 45। सो दोस्तों व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, सो यू नो वेरी वेल चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दीजिए इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज माइनस v साइन 45 बोले तो 1/√2। ये फाइनल वेलोसिटी है जिसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन 45, सो दैट इज v/√2। माइनस और माइनस प्लस होगा, सो दिस इज माइनस 2v डिवाइडेड बाई √2। 2 से √2 डिवाइड करेंगे, सो दैट इज माइनस √2v। सो गाइज दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी माइनस √2v। तो हमें भाई साहब चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो हम चेंज इन मोमेंटम क्या बोलेंगे, दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, जो कि जस्ट हमने अभी अभी देखी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, सो दैट इज √2v। नाउ यू कैन मैच द ऑप्शन कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, सो दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक प्यारा मेथड भी है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, वो मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताऊंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अपना ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है, इसके ऊपर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको अलग सेशन में करवाऊंगा और नीट के पीवाईक्यूज में अलग सेशन में करवाऊंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डीपीपी भाई पक्के से सॉल्व कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-10 सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।